प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज से पिछली कक्षा में हमने अलंकार पढ़ा था। अलंकार का टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा कि अलंकार किसे कहते हैं, कवि अलंकारों का प्रयोग काव्य में क्यों करते हैं, और अलंकार के भेद जो अलग अलग विद्वानों ने बताए, दो प्रकार से बताए, किसी ने 2 बताए, किसी ने 3 बताए, और 2 अलंकार हमने कक्षा 12 के विशेष हिंदी के कोर्स के पढ़ लिए थे, विभावना और विशेषोक्ति। अभी ये जो आज की जो कक्षा है, ये वैसे तो सभी के लिए, जो कंपटीशन स्टूडेंट है उनके लिए भी, सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन हमने कक्षा 12 के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विशेष हिंदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा को किया है, यानी उनके पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया है। तो उनके लिए है, बाकी सबके लिए ही ये उपयोगी है, जिनको भी अलंकार पढ़ने हैं या अलंकार जिनके भी कोर्स में किसी भी स्तर पर हैं। अभी हमने कल 2 अलंकार पढ़ लिए थे, विभावना और विशेषोक्ति। अभी हम 6 अलंकार और आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक है प्रतीप, एक व्यतिरेक, 2 अलंकार ये हो गए, एक अन्योक्ति और समासोक्ति, और दृष्टांत और मानवीकरण। इस प्रकार से 6 अलंकार आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले इनके भी 2-2 के जोड़े हैं, जैसे प्रतीप और व्यतिरेक में एक अंतर होता है, हमें आना चाहिए वो, क्योंकि परीक्षा में हमसे अंतर भी पूछा जा सकता है। 8 नंबर का जो टॉपिक है अलंकार का, कक्षा 12 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी कुछ दिनों में उनकी परीक्षा भी होने वाली है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो प्रतीप और व्यतिरेक में अंतर पढ़ेंगे हम, और उसके बाद अन्योक्ति और समासोक्ति में, और दृष्टांत और मानवीकरण दोनों अपनी जगह अलग अलग होते हैं। तो देखेंगे हम अभी पहले प्रतीप और व्यतिरेक। प्रतीप और व्यतिरेक जो अलंकार हैं, ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इनमें अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे पहले प्रतीप अलंकार में क्या होता है। 2 चीजें हैं इसको, ये है जैसे उपमान, उपमेय, और ये है उपमान, और ये है मुख, और इसे हम कहते हैं चंद्रमा। पहले हम देखेंगे कि उपमान और उपमेय जो 2 नए शब्द मैंने यहां पे प्रयोग में लिए हैं, वो जो दोनों शब्द जो हैं उपमान और उपमेय, वो होते क्या हैं। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे एक कवि होता है, वो एक चीज की तुलना, एक चीज की समानता उसके गुणों के आधार पर दूसरी चीज से करता है। जैसे मुख की तुलना हम सामान्यतः किससे करते आते हैं, चंद्रमा से करते हैं। मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं, आंखों की तुलना कमल से करते हैं, ऐसे करते हैं। तो एक चीज जिसकी हम तुलना करते हैं वो तो क्या होता है, उपमेय, ठीक है, जैसे मुख। और एक जिससे तुलना करते हैं, किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं, तो वो क्या हो गया, उपमान। तो देखो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना कह सकते हैं हम, समानता की जाए। और यहां हम किसकी कर रहे हैं, मुख की करते हैं। चरण यानी पैरों की भी करते हैं, आंखों की भी करते हैं। और ये जो उपमेय होता है, ये शरीर का अंग होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको ये प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत भी कह सकते हैं इसको, और शरीर का अंग होता है सामान्यतः। दूसरा जो है उपमान है, उपमान है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना समानता
की जाए। जैसे इसमें क्या हो गया, चंद्र हो गया, जिससे तुलना समानता की जाए वो क्या हो गया, ये चंद्र हो गया। और इसमें आ गया अपना जैसे प्राकृतिक वस्तु, और ये अप्रस्तुत होता है। अप्रस्तुत भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखेंगे एक बार इसको थोड़ा सा, ऐसे केवल मैं समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। उपमेय जो होता है वो क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना करें, मुख की तुलना करते हैं। किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं। तो मुख क्या है, शरीर का अंग है और हमारे पास है इसलिए प्रस्तुत है, तो ये क्या है, उपमेय होता है। उपमेय। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। किससे कर रहे हैं मुख की तुलना, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, वो प्राकृतिक वस्तु होती है, और या फिर हम कह सकते हैं अप्रस्तुत, यानी हमारे पास वो नहीं होती है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब देखेंगे आप, हमारे पास दो चीजें हैं, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है, उपमेय जिसकी तुलना या समानता की जाए। किसकी करते हैं, मुख की। ये क्या होता है, शरीर का अंग होता है। ये क्या होता है, प्रस्तुत होता है, हमारे पास होता है। आगे वाले अलंकारों में प्रस्तुत अप्रस्तुत भी पढ़ेंगे। और उपमान जिससे तुलना या समानता की जाती है। किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं, और वो प्राकृतिक वस्तु होती है और वो अप्रस्तुत होती है, यानी हमारे पास नहीं होती है। तो इस तरह से हम उपमान और उपमेय उन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं हम प्रतीप अलंकार की। तो प्रतीप अलंकार जो है उसमें होता क्या है, प्रतीप अलंकार में ये जो मुख है इसकी तुलना में चंद्रमा को क्या बताया जाता है, निकृष्ट बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है। हम इसको बाद में अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे, एक बार केवल इनका अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुख, चंद्रमा को मुख की तुलना में कमजोर बताया जाता है। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, चंद्रमा को मुख की तुलना में क्या बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है। इसीलिए मैंने छोटा बनाया है, देखो कमजोर का मतलब छोटा बना दिया यहां पर। यानी चंद्रमा को मुख की तुलना में क्या बताया जाता है, कमजोर बताया जाता है, निकृष्ट बताया जाता है। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, प्रतीप। यह हमारी परिभाषा इस तरीके से भी आ सकती है, पूछी जा सकती है। या उपमान को उपमेय की तुलना में कमजोर बताया जाता है, निकृष्ट बताया जाता है, तो कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। यानी हम ऐसे कह दें कि चंद्रमा मुख की तुलना में कम सुंदर है, या चंद्रमा मुख की तुलना में खराब है, तो कौन सा अलंकार हो गया, प्रतीप। यानी इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, और उपमान, उपमान मतलब चंद्रमा को उपमेय यानी मुख की तुलना में कमजोर बताया जाता है, तो वहां अलंकार होता है प्रतीप। इसी तरह व्यतिरेक अलंकार को देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार में भी हम ऐसे ही दो वो बनाएंगे। ये है हमारा उपमेय यानी मुख, ये क्या हो गया, उपमान यानी हो गया चंद्रमा। ये मुख है उपमेय, ये चंद्रमा। इसमें क्या होगा, मुख को चंद्रमा की तुलना में गुणोत्कर्ष बताया जाता है। देखेंगे, मुख को चंद्रमा की तुलना में गुणोत्कर्ष बताया जाता है। बात दोनों में एक जैसी आ रही है, दोनों में ही चंद्रमा, दोनों में ही मुख बड़ा बना हुआ है, दोनों में ही चंद्रमा मुख की तुलना में छोटा बना हुआ है, लेकिन इनके बोलने के तरीके अलग अलग हो गए। पहले वाले में हम बोलेंगे चंद्रमा मुख की तुलना में कमजोर है, दूसरे में हम बोलेंगे मुख चंद्रमा की तुलना में गुणोत्कर्ष है, मजबूत है, अच्छा है। बोलने का तरीका अलग अलग हो गया, बात में कोई अंतर नहीं है। हर स्थिति में चंद्रमा खराब होता है
मुख की बजाय। तो ये दो बातें हैं, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग हो गए। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि उपमान, उपमान मतलब, उपमान बोलते ही दिमाग में आना चाहिए मुख, उपमान यानी मुख। उपमेय, उपम इसमें आ जाएगा पहले उपमान, अर्थात क्या, चंद्रमा। उपमान बोलते हैं हमारे दिमाग में चंद्रमा आना चाहिए। उपमान यानी चंद्रमा मुख की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। तो कौन सा अलंकार हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया। दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरे में करेंगे कि मुख चंद्रमा की तुलना में गुणोत्कर्ष है, यानी उपमेय उपमान की तुलना में गुणोत्कर्ष है, अधिक सुंदर है। तो दोनों में एक सामान्य अंतर होता है, ये आप ध्यान करेंगे। अभी हम इन दोनों अलंकारों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। प्रतीप अलंकार, देखो प्रतीप, जो ये प्रतीप जो शब्द है, इसका जो सामान्यतः जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा। प्रतीप का सामान्य अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। ये हमें वैसे ही ध्यान में रखना है। अब देखो प्रतीप अलंकार की क्या विशेषता हो गई, पर अभी जो बात कर रहे थे वही विशेषता है। उपमान, कोष्टक में आप लिख दीजिए मुख, जिसे कभी भूलो नहीं। उपमान क्या होता है, उपमान उपमान यानी चंद्रमा, को उपमेय, उपमेय क्या हो गया, मुख। उपमान क्या, चंद्रमा, उपमेय यानी मुख की तुलना में, यानी उपमान यानी चंद्रमा को उपमेय यानी मुख की तुलना में कमजोर या फिर कह सकते हैं हम इसको निकृष्ट बताया जाता है। ये बात जो अभी भी हम कर रहे थे, यानी उपमान यानी चंद्रमा को उपमेय यानी मुख की तुलना में कमजोर या निकृष्ट बताया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार। इसकी जो दूसरी विशेषता क्या होती है, अब इसका जो अर्थ है हमने क्या बताया, उल्टा। उल्टा कैसे होता है, ये सामान्यतः जितने भी कवि होते हैं, हम जब भी कोई बातचीत करते हैं, कवि जो अपनी काव्य पंक्तियों में जो वर्णन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो करते हैं मुख की तुलना चंद्रमा से, मुख की समानता किसे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं। लेकिन उल्टा करने का मतलब हुआ चंद्रमा की समानता मुख से कर दें, चंद्रमा की तुलना मुख से कर दें, ऐसी स्थिति भी बनती है। यानी इसमें हो जाएगा उपमेय, यानी इसमें उपमान, उपमान जो क्या है, चंद्रमा। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं बार बार कोष्ठक में उपमान चंद्रमा चंद्र लिख रहा हूं। उपमान चंद्र या चंद्रमा की तुलना या फिर समानता उपमेय यानी मुख से की जाए, से की जाती है। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखना है। दो बातें प्रतीप अलंकार के लिए आई हैं। एक कौन सी बात है, उपमान यानी चंद्रमा को उपमेय मुख की तुलना में कमजोर बताया जाता है। दूसरा, उपमान यानी चंद्रमा की तुलना किससे की जाती है, उपमेय यानी मुख से की जाती है। ये दो स्थितियां होती हैं प्रतीप अलंकार में, तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक इसको छोटा बताते हैं चंद्रमा को, दूसरा उस चंद्रमा की तुलना मुख से कर देते हैं। अब इसको हम इसके उदाहरण देखेंगे। एक उदाहरण देखेंगे इसका, जिसके जस
प्रताप के आगे, जिसके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। बहुत अच्छे से उस उदाहरण को समझेंगे, आपको प्रतीप अलंकार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसके जस प्रताप के आगे, कि जिसके यानी किसी की वर्णन कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, कि उसके यश, जस का मतलब यश और प्रताप के आगे, यानी किसी के यश और प्रताप के सामने क्या हो रहा है? शशि मलिन, यानी चंद्रमा क्या लग रहा है? मेला लग रहा है, मलिन लग रहा है। रवि शीतल, और सूर्य कैसा लग रहा है? शीतल लग रहा है, ठंडा लग रहा है, लागे यानी लग रहा है। तो देखो, हो सकता है किसी राजा की प्रशंसा हो या किसी वीर पुरुष की, कि उसके यश और प्रताप के सामने तो चंद्रमा भी कैसा लग रहा है? चंद्रमा भी मेला लग रहा है, और सूर्य भी कैसा लग रहा है? शीतल यानी ठंडा लग रहा है। अब देखो, इसमें क्या है? चंद्रमा और सूर्य जो सामान्यतः क्या होते हैं? उपमान होते हैं, उपमान होते हैं, और इनको कमजोर बता दिया गया किसी राजा या किसी वीर पुरुष के यश और प्रताप के सामने। इसका मतलब क्या हुआ? यानी उपमान को कमजोर बता दिया गया, तो कौन सा अलंकार हो गया? प्रतीप अलंकार हो गया। एक और उदाहरण देखेंगे इसका। राधे तेरो वदन विराजत नीको। राधे तेरो वदन विराजत नीको, जब तू इत उत विलोकत निशापति फीको। देखेंगे, राधे, राधे यानी राधा को संबोधित कर रहा है कोई कवि। राधे तेरो वदन विराजत नीको, वदन का अर्थ होता है मुख। राधे तेरो वदन विराजत नीको, कि राधा तुम्हारा मुख तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब तू इत उत विलोकत, लेकिन जब तू इधर उधर देखती है ना राधा, तेरा मुख अच्छा लगता है, और जब तू इधर उधर देखती है निशापति फीको, यानी चंद्रमा तो क्या हो जाता है? निशापति यानी चंद्रमा, निशा का अर्थ होता है रात, और पति यानी रात का स्वामी चंद्रमा हो जाता है। रात के पर्यायवाची शब्दों के यदि हम पति, ईश, कर ये शब्द जोड़ देते हैं तो वो चंद्रमा का बन जाता है, क्योंकि रात का स्वामी चंद्रमा होता है और दिन का स्वामी होता है सूर्य। तो देखें, राधे तेरो वदन विराजत नीको, कि राधा तुम्हारा मुख तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब तू इत उत विलोकत, लेकिन जब तू इधर उधर देखती है निशापति फीको, चंद्रमा भी तुम्हारे सामने क्या लग रहा है? फीका लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी चंद्रमा को राधा के मुख से कमजोर बता दिया गया, निकृष्ट बता दिया गया। तो यहां भी कौन सा अलंकार हुआ? प्रतीप अलंकार। अगला एक और देखेंगे, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को बोल रही है, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। हे सखी, मयंक यानी चंद्रमा, तव मुख यानी तुम्हारे मुख के, सम यानी समान, और सुंदर यानी सुंदर। यानी सखी चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब देखो होता क्या है, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहां पर एक सहेली दूसरी सहेली को क्या बोल रही है कि हे सहेली, चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान सुंदर है।
मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया ये उल्टा वर्णन, यानी चंद्रमा की तुलना मुख से कर दी गई, यानी ये क्या हो गया, उपमान की तुलना उपमेय से कर दी गई। जो हम दूसरी विशेषता जो पढ़ रहे थे प्रतीप अलंकार की, वो है, यानी चंद्रमा की तुलना यानी उपमान की तुलना किससे कर रहे हैं, उपमेय से कर रहे हैं, तो यहां भी प्रतीप अलंकार हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि प्रतीप अलंकार जो है उसमें दो विशेषताएं होती हैं, एक उपमान यानी चंद्रमा को उपमेय यानी मुख की तुलना में कमजोर बता दिया जाता है, और दूसरा उपमान की तुलना या समानता उपमेय यानी मुख से कर दी जाती है, यानी चंद्रमा की समानता किससे कर देते हैं, मुख से कर देते हैं। इन दो स्थितियों में कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। अभी हम इसके आगे के जो अलंकार हैं उनमें से जैसे अब व्यतिरेक अलंकार पढ़ते हैं, क्योंकि व्यतिरेक और प्रतीप में अंतर भी पूछा जा सकता है हमसे परीक्षा में। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार अभी हमने थोड़ा अंतर में बात भी की थी। इसमें क्या होता है, यानी उपमेय, उपमेय क्या होता है, मुख, उसको उपमान यानी चंद्रमा की तुलना में क्या बता दिया जाता है, गुणोत्कर्ष बता दिया जाता है, यानी उससे अच्छा बता दिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। देखें इसकी जो विशेषता है कि उपमेय, उपमेय क्या हो गया, मुख। बहुत सारे होते हैं लेकिन हम एक एक को ध्यान में रखते हुए इसको समझ रहे हैं। उपमेय, उपमेय क्या होता है, मुख को उपमान यानी चंद्रमा की तुलना में गुणोत्कर्ष बताया जाता है। यानी उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा की तुलना में क्या बताया जाता है, गुणोत्कर्ष बताया जाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मुख चंद्रमा से अच्छा है, तो कौन सा अलंकार हो गया, व्यतिरेक। बाकी हमने इसका प्रतीप से अंतर भी किया था। वैसे ही चित्र बना के आप परीक्षा में अंतर करेंगे तो आपके कोई भी किसी भी प्रकार के अंक इसमें से नहीं कटेंगे। देखेंगे आप इसका एक उदाहरण देखेंगे, साधु ऊंचे शैल सम, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। देखें, साधु ऊंचे शैल सम, कि साधु जो हैं यानी सज्जन पुरुष ऊंचे हैं किसके समान, पहाड़ के समान, कि सज्जन पुरुष हैं वो पहाड़ के समान ऊंचे हैं। ठीक है, पहाड़ के समान ऊंचे से मतलब उनके गुण बहुत अच्छे हैं, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो पहाड़ से उनकी तुलना कर दी। यानी साधु कैसे हैं, पहाड़ से, पहाड़ के समान ऊंचे हैं, किंतु प्रकृति सुकुमार। लेकिन एक बात क्या है, उनकी जो प्रकृति है, उनका स्वभाव है, वो कैसा है, सुकुमार यानी कोमल है। यानी साधु की तुलना किससे की, पहले तो पहाड़ से कर दी, लेकिन फिर क्या बताया, अब जैसे पहाड़ तो सामान्यतः कठोर होता है, लेकिन इसमें कठोर होने की बात नहीं की, तो सीधा सीधा क्या बता दिया कि साधु जो है, सज्जन पुरुष जो है, कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति यानी उनका स्वभाव कैसा होता है, सुकुमार यानी कोमल होता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये साधु तो क्या है यहाँ पर, उपमेय है। हमारे पास जो होता है प्रस्तुत वो उपमेय होता है, और हमारे पास क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है, शैल यानी उपमान है। यानी यहाँ पर चंद्रमा की जगह तो पहाड़ हो गया और मुख की जगह हो गया साधु यानी सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुष है, पहाड़ के समान होते हैं, लेकिन एक उनमें खास बात, एक विशेषता जो इस पहाड़ से उनको गुणोत्कर्ष बता रही है, वो क्या है, उनकी प्रकृति सुकुमार है, यानी उनका स्वभाव कोमल है। ये बात हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये गुणोत्कर्ष बताया जा रहा है इनको, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, एक और उदाहरण देखेंगे इसका। देखो, मुख मयंक सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन विशेष। इस उदाहरण को भी आप देखेंगे। मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन विशेष, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा। मयंक यानी तो चंद्रमा। मुख चंद्रमा के समान है। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि हे सखी, तुम्हारा जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। लेकिन एक बात और अच्छी है मुख पर, क्या? मधुर वचन विशेष, यानी वो मधुर वचन भी बोल सकता है। यानी चंद्रमा भी सुंदर होता है, मुख भी सुंदर होता है। लेकिन मुख में एक और जो विशेषता जो चंद्रमा में नहीं है, मतलब कौन सी? इसमें यह नहीं कहा कि चंद्रमा खराब है, इसमें एक बता दिया कि मुख उससे ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मधुर वचन भी बोल सकता है। तो इसमें भी क्या हुआ? उपमेय को यानी मुख को चंद्रमा उपमान से गुणोत्कर्ष बता दिया कि मुख है वो चंद्रमा के समान है, लेकिन उसमें मधुर वचन बोलने की क्षमता भी है, वो मधुर वचन भी बोलता है। एक और उदाहरण देखेंगे। विधि सो कवि, विधि सो कवि सब विधि बड़े, या में संशय नाही। तो विधि सो कवि सब विधि बड़े, या में संशय नाही। खटरस, खटरस विधि की सृष्टि में, खटरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माही। देखेंगे एक बार। विधि सो कवि सब विधि बड़े, या में संशय नाही। खट रस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माही। इसमें बताया विधि यानी होता है ब्रह्मा जी। इसे इसमें साथ साथ यमक अलंकार भी है, लेकिन हम इसकी बात यहां नहीं करेंगे। विधि यानी ब्रह्मा जी। विधि सो कवि सब विधि बड़े, यानी ब्रह्मा जी से कवि सब विधि यानी सब प्रकार से बड़े हैं। एक विधि का अर्थ तो यहां ब्रह्मा जी है, लेकिन एक विधि का मतलब प्रकार या तरीका। देखो, विधि सो कवि सब विधि बड़े, यानी ब्रह्मा जी से कवि सब तरह से बड़े हैं। या में संशय नाही, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि ब्रह्मा जी से कवि सब तरह से बड़े हैं। फिर देखो, खट रस विधि की सृष्टि में, यानी खट रस का मतलब होता है, खट का मतलब यहां षट से है, और षट का अर्थ क्या होता है? छह। छह रसों की बात करें। खट रस विधि की सृष्टि में, कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उसमें कितने रस हैं? छह रस हैं। नव रस कविता माही, लेकिन कविता में कितने रस हैं? 9 रस हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान। रस जो अभी कक्षा 11 में भी चलता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अभी 11वीं के टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें अलग से बात करेंगे कि रस क्या होता है और मूलतः कितने होते थे, बाद में कितने होते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रसिद्ध है कि 9 रस हैं। वैसे इससे भी आगे हम निकल गए रस में। तो देखो, ये बात क्या बताई कि ब्रह्मा जी से कवि सब प्रकार से बड़े हैं। ब्रह्मा जी से कवि सब प्रकार से बड़े हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। 6 रस ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उसमें 6 रस हैं, और कवि ने जिस कविता का निर्माण किया उसमें कितने रस हैं? 9 रस हैं। इसका मतलब कवि को ब्रह्मा जी से इसमें क्या बताया गया? बड़ा बताया गया। सामान्यतः कवि की तुलना ब्रह्मा जी से की जाती है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर कवि को ब्रह्मा जी से बड़ा बता दिया गया, यानी उपमेय को उपमान से गुणोत्कर्ष बता दिया गया।
तो ये कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगले दो अलंकार और हम देखेंगे। अगले जो दो अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, एक अलंकार हमारा अन्योक्ति और दूसरा है समासोक्ति। एक अन्योक्ति है और दूसरा समासोक्ति है। तो हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है और समासोक्ति क्या होता है। देखो, अन्योक्ति और समासोक्ति को हम एक बार अंतर के लिए अलग अलग कर लेते हैं। अप्रस्तुत और प्रस्तुत, दो शब्द हमने काम में लिए, अप्रस्तुत और प्रस्तुत। यानी अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन कर देना कहलाता है अन्योक्ति। अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन करना। अब अप्रस्तुत वो होती है जो हमारे पास नहीं है, प्रस्तुत वो है जो हमारे पास है। यानी कोई कवि अपने काव्य में इस प्रकार से वर्णन करे कि जो चीज है ही नहीं वहां, उसका तो वर्णन करे, और पढ़ने वाले को उसको पढ़ने के बाद जो चीज उनके पास है उसके बारे में वो विचार करने लग जाए, उसकी तरफ चला जाए वो। यानी जो चीज नहीं है अप्रस्तुत, उसका वर्णन करता है, और जो है प्रस्तुत उसकी तरफ विचार किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कवि होते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। ऋतुकाल में दरबारी संस्कृति थी और कवि ज्यादातर राजाओं के दरबार में रहते थे। तो उस समय क्या होता था कि कोई अगर राजा कोई गलत काम कर रहा है या गलत राह की तरफ जा रहा है, तो कवि का कर्तव्य होता था कि उसको सही राह पर लाए। लेकिन सीधा सीधा यदि राजा को कह दें तो राजा नाराज हो जाए, हो सकता है कवि को सजा भी दे दे। तो इसलिए कवि लोग अन्योक्ति का प्रयोग करने लगे। वो इस प्रकार से किसी चीज का वर्णन करते थे कि यदि राजा उस चीज को समझ जाता था, उसके वर्णन से, उस अप्रस्तुत से प्रस्तुत को समझ जाता था, तो वो उस गलत राह से सही राह पे आ जाता था। और नहीं समझ पाता था तो भी कवि के लिए किसी भी प्रकार का दंड विधान नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से अन्योक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन इसमें किया जाता है। समासोक्ति में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। यानी कोई चीज जो हमारे पास है उसका इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि जो हमारे पास नहीं है उसका हमें अनुभव हो जाए, उसके बारे में हमारे विचार उस तक पहुंच जाए। तो प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन इसमें किया जाता है। थोड़ा सा याद रखने वाली ऐसे अन्योक्ति अप्रस्तुत ऐसे ध्यान में रख लेना। अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत से प्रस्तुत का वर्णन, समासोक्ति अलंकार प्रस्तुत से अप्रस्तुत का वर्णन, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम एक एक करके दोनों अलंकारों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जो है वो इस तरीके का अलंकार है जिसमें क्या होता है? अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन। देखो, अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, ये होता है अन्योक्ति। अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा भी बोलते हैं उसको, अन्योक्ति अलंकार को। तो देखेंगे अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, इसका एक सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है बिहारी का। देखो इसमें एक प्रसंग क्या है कि बिहारी आमेर के जो राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह,
उनके दरबार में रहते थे। मिर्जा राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है, तो वे अपनी पत्नी के प्रेमालाप में इतने लिप्त रहते हैं कि वो राजकाज की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। तो बिहारी जो कवि थे राज दरबार के, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं राजा को सही राह पर लाऊं और वो राजकार्य की तरफ ध्यान दें। तो उन्होंने एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया। दोहा जो आप सब लोगों का सुना हुआ भी होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे के द्वारा जो उन्होंने लिखा, उससे मिर्जा राजा जयसिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो एक बार उसको हम देखेंगे किस प्रकार से वो दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल। देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही, अली कली ही सौ बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा। देखेंगे इसको। नहीं पराग, कि इसमें पराग भी नहीं है। नहीं मधुर मधु, इसमें मधुर यानी मीठा मधु भी शायद भी नहीं है। मतलब नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसमें पराग भी नहीं है और मधुर मधु भी नहीं है। नहीं विकास इही काल, और इसका अभी तक विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, यानी अली यानी भंवरा, कली यानी कली। यदि भंवरा कली से अभी इतना बंध गया है, आगे कौन हवाल, तो आगे क्या होगा। अब बात तो कवि ने भंवरे और कली को लेकर लिख दी, लेकिन वास्तव में उसका जो मकसद था बताने का, वो राजा और उसकी पत्नी का प्रेमालाप। यानी यहां पर भंवरा किसके लिए ले लिया गया काम में, राजा के लिए, और कली वो जो नव वधू जो नव विवाहिता थी उसके लिए ले लिया। इस दोहे को पढ़ने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि ये बात तो मेरे लिए है, मेरे लिए बिल्कुल सही बैठ रही है। तो उस समय से उनको अपने कर्तव्य का ध्यान हुआ और वो वापस राजकार्य की तरफ आ गए। तो ये होता है प्रस्तुत अप्रस्तुत से प्रस्तुत। जो चीज थी नहीं वहां पर, जो पराग फूल, उसका कोई मतलब ही नहीं था, उसका वर्णन किया, और जो वास्तव में जो चीज थी मिर्जा राजा जयसिंह उनकी विवाहिता, उसका वर्णन इन्होंने इसके माध्यम से कर दिया। और ऐसे भी कहते हैं कि इस दोहे के बाद वो राजा प्रसन्न हुए, और इस दोहे के बाद बिहारी को एक दोहा लिखने के लिए एक असरफी इनाम में दी जाने लगी। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनका नाम है। मात्र एक रचना उन्होंने लिखी, कौन सी, एकमात्र रचना बिहारी सतसई 713 जिसमें दोहे हैं, और उससे वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार से उन्होंने ये अपने जो दोहे हैं वो लिखे, और गागर में सागर भरा है, ऐसा भी उनके दोहों के लिए लिखा जाता है। तो बिहारी और जिनकी तुलना गिरियर्सन जो है एक विद्वान, उन्होंने कहा कि बिहारी जो है और बिहारी सतसई जो उन्होंने लिखी है, उस बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई रचना नहीं है। इस प्रकार से बहुत प्रशंसनीय जो कवि रहे हैं बिहारी। तो इस तरह से अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसके बाद में हम अगला जो अलंकार है समासोक्ति, वो पढ़ने वाले हैं। समासोक्ति अलंकार देखेंगे।
समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार बिल्कुल अन्योक्ति का क्या होता है, विपरीत होता है। अन्योक्ति अलंकार में जो चीजें आ रही थी उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी समासोक्ति में क्या हो गया, प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन करना, वो है समासोक्ति। समासोक्ति का जो सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलता है पद्मावत। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी, आप सब लोगों ने नाम भी सुना होगा पद्मावत का, उसमें मिलता है। तो देखेंगे समासोक्ति अलंकार, प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन, प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन। तो कौन सा अलंकार, समासोक्ति। देखो क्या हुआ, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी, जो सूफी कवि थे, और उन्हीं की इस रचना पर आधारित फिल्म बनी थी पद्मावत, जो इसमें रत्नसेन जो चित्तौड़गढ़ का राजा था, और पद्मावती इसका इसमें नाम पद्मिनी भी मिलता है, सिंघल द्वीप जो वर्तमान श्रीलंका है उसकी राजकुमारी थी। इनका प्रेम प्रसंग, इनका विवाह है, इस कहानी को लेकर ये रचना लिखी गई पद्मावत। तो वास्तव में पद्मावत में वर्णन तो रत्नसेन और पद्मिनी का किया गया, यानी प्रस्तुत जो था उसी का वर्णन किया गया, लेकिन उनके द्वारा आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया। क्योंकि जायसी एक भक्त कवि थे, सूफी कवि थे, वो सूफी जो संत होते हैं उसी तरह से सूफी कवि थे, और प्रेम मार्गी शाखा का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त करने पर बल देते थे। तो उन्होंने भक्त कवि थे, उन्होंने रत्नसेन और पद्मिनी की जो कहानी है उसको आधार बनाकर आत्मा और परमात्मा की बात की, कि रत्नसेन जब पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप जाता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को पार करता है और अंत में वो पद्मिनी को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार बताया गया कि जब साधक होता है, जब आत्मा होती है, तो परमात्मा को जब प्राप्त करने की कोशिश करती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अंत में वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। तो यहां पर क्या हुआ, रत्नसेन को तो आत्मा का और पद्मिनी को परमात्मा का प्रतीक मान लिया गया। तो ये जो जायसी का जो पद्मावत है वो समासोक्ति शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसकी एक जो उदाहरण देखेंगे हम, एक इसका, पद्मिनी जो अपनी सहेली को बोल रही है, मिलहूं सखी, मिलहूं सखी हम तहवा जाही, मिलहूं सखी हम तहवा जाई, जहां जाई उनी आऊब नाही। मिलहूं सखी हम तहवा जाई, जहां जाई पुनि आऊब नाही। सात समुद्र पार व देसा, सात समुद्र पार व देसा, कितरे मिलन, देशा कर लीजिए इसमें, सात समुद्र पार व देसा, कितरे मिलन, कित आब संदेशा। देखेंगे इस पंक्ति को एक बार आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंक्ति किस तरीके से है और क्या इसमें बातें हैं। देखो, पद्मिनी जो उसकी शादी हो जाती है रत्नसेन से, उसके बाद जब वहां से विदा लेती है तो अपनी सहेलियों को बोलती है, क्या बोलती है, मिलहूं सखी, हे सखियों मुझसे मिल लो, हम तहवा जाही, कि हम वहां जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, जहां जाई पुनि आऊब नाही, कि जहां एक बार अगर चले जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते हैं। यानी वो एक्चुअली अपने ससुराल के लिए ही बोल रही थी ये सब बातें। तो देखें, मिलहूं सखी हम तहवा जाही,
जहां जाई पुनि आऊब नाही, कि जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। सात समुद्र पार व देशा, कि वो देश है ना 7 समुद्र पार है। वैसे सिंघल द्वीप से चित्तौड़ काफी दूर है, 7 समुद्र पार व देशा, कि वह देश 7 समुद्र पार है। कितरे मिलन कित आब संदेशा, अब वहां जाने के बाद कौन सा तो अपना मिलन रहेगा और कौन से संदेश वहां से आएंगे। तो वास्तव में पद्मिनी ने प्रस्तुत जो था, जो दिखाई दे रहा था ससुराल जाने का, उसका वर्णन किया, लेकिन वास्तव में जायसी इस पंक्ति के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन करना चाहता है। वो आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, इनकी बात करना चाहता है। वो कहता है कि हे, जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो उसमें देखो क्या है, मिलहु सखी हम तह वहां जाएं, कि हम वहां जा रहे हैं जहां जाए पुनि आऊब नाही, कि एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति जहां चला जाता है उसके बाद वहां से कभी भी वापस नहीं आता। और 7 समुद्र पार व देशा, और न जाने कितने 7 समुद्र पार, मतलब कहां पे जाते हैं हमें पता ही नहीं किसी को, कितनी दूर जाते हैं। 7 समुद्र पार व देशा, कितरे मिलन कित आब संदेशा, और वहां जाने के बाद कोई मिलन नहीं है, कोई संदेशा नहीं आता है, कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से जायसे ने जन्म और मृत्यु का इसके द्वारा वर्णन कर दिया। तो ये अलंकार कौन सा था अपना, ये था समासोक्ति। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कैसे है देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकारों में से एक है दृष्टांत। दृष्टांत भी बोलते हैं, तो इसी को उदाहरण भी बोलते हैं, लेकिन उदाहरण नाम से एक अलग अलंकार होता है, अनिवार्य हिंदी के कोर्स में है वो। देखो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जहां कवि क्या करता है, एक पंक्ति में एक बात कहता है और दूसरी पंक्ति में उसको पुष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। तो क्या होता है, एक पंक्ति में कवि एक बात कहता है, उसको पुष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति में उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कहता है, उससे मिलती जुलती, उसके टक्कर की। इन दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है। तो देखेंगे एक बार, इसमें हो जाएगा, जहां कवि एक बात कहकर जहां कवि एक बात कहकर उसके जहां कवि एक बात कहकर अगली पंक्ति में उसे पुष्ट करने के लिए उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कहता है। देखो इसमें क्या हुआ कि जहां कवि क्या करता है, एक पंक्ति है उसमें एक बात कहता है, दूसरी पंक्ति में उसके उदाहरण के रूप में उस पहले वाली बात को पुष्ट करने के लिए दूसरी जो बात है उसके उदाहरण स्वरूप कहता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात हम इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, देखेंगे। भरत न होहि राजमद, भरत न होहि राजमद विधि हरि हर पद पाही, पाई पाई विधि हरिहर पद पाई। देखो, भरत न होहि राजमद विधि हरिहर पद पाई,
कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिलगाई। देखेंगे एक बार बहुत अच्छे से इसको। भरत न हो ही राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिलगाई। उसमें बताया कि भरत न हो ही राजमद, कि भरत को राजमद नहीं हो सकता, भरत को राजमद नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाई, कि उसने ब्रह्मा जी, विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु भगवान, और हर, सॉरी यहां हर आएगा, हर यानी शंकर भगवान। विधि हरि हर पद पाई, यानी भरत को राजमद नहीं हो सकता, उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को प्राप्त कर लिया है। कबहू की कांजी सी करनी, कि कब, कांजी यानी होता है खटाई, और सीकर यानी होता है बूंद, कि एक खटाई की एक बूंद से क्षीर सिंधु बिलगाई, कि क्या खटाई की एक बूंद गिरने मात्र से दूध का समुद्र, क्षीर सिंधु दूध का समुद्र फट सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि भरत को राजमद नहीं हो सकता, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को प्राप्त कर लिया है, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार एक खटाई की एक बूंद से दूध का विशाल समुद्र फट नहीं सकता, उसी प्रकार एक राजमद भरत के हृदय को विचलित नहीं कर सकता। भरत को मतलब राजा बनने का जो मद है ना, उससे भरत के ऊपर कोई असर नहीं होगा। मतलब भरत ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को प्राप्त कर लिया है। इसका एक और देखें आगे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल पर पड़त निशान। देखो, करत करत अभ्यास के यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, कि एक जड़मती यानी जो मूर्ख से भी जो कम, जिसमें आईक्यू होता है जिसका, उसको जड़ बोलते हैं। तो कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी मूर्ख से भी जो कम बुद्धि वाला है, वो भी क्या होता है, अच्छा ज्ञानी बन सकता है। रसरी आवत जातते शिल पर पड़त निशान, और जिस प्रकार से रस्सी बार बार आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान कर देती है। इस प्रकार देखेंगे कि गांव में जो कुएं होते थे, उनमें जो पानी लाते थे, रस्सी से पानी खींचते थे, तो रस्सी बार बार कुएं के अंदर आती जाती थी, और कुएं के ऊपर जो 4 खंबे लगे हुए थे, उनके बीच में जो पत्थर लगा हुआ है, उससे वो स्पर्श करती थी। तो उसके स्पर्श करने से क्या होता था कि बार बार आने जाने से, उस पर स्पर्श करने से उस पर पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसे ही कवि ने कहा है कि अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम उसमें अच्छा जानकार बन सकते हैं और उसमें पारंगत हो सकते हैं। जिस प्रकार एक रस्सी जैसी कमज़ोर चीज़ बार बार पत्थर पर आती जाती है, उससे उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो एक ये जो अपने हिंदी के कवि थे वृंद, उन्होंने पंक्ति लिखी थी, रीतिकालीन कवि, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो पंक्ति है। अगला देखो, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ यानी होता नीच, सुधरहि यानी सुधर जाते हैं, सत्संगति पाई अच्छी संगति प्राप्त करने से, यानी सठ सुधरहि सत्संगति पाई, यानी नीच व्यक्ति भी अच्छी संगति प्राप्त करने से सुधर जाते हैं। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए इसके उदाहरण स्वरूप दृष्टांत के रूप में दूसरी बात जो रखी गई है क्या है, पारस परसी कुधात सुहाई, कि पारस जो पत्थर पारस है, पारस उसके परस यानी स्पर्श करने से कुधातु, कुधातु बोलते हैं लोहे को, लोहा भी क्या होता है, सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने पहली बात बता दी कि अच्छी संगति से क्या होता है, सत्संगति से क्या होता है कि एक नीच भी सुधर जाता है। फिर उसका उदाहरण क्या दिया, इस बात को पुष्ट करने के लिए क्या बात बताई गई कि पारस जो है उसके स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण और हैं, जिसे एक और बताता हूं मैं आपको। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, कि एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो वो कभी भी वापस सही नहीं हो सकती। इस प्रकार रहीमदास जी ने क्या कहा कि एक बार यदि दूध फट जाता है
तो उसको कितना भी आप कुछ कर लीजिए, उससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से उन्होंने दूसरी बात से पहली वाली बात को पुष्ट की है। इसी तरह से एक और देखेंगे, कण कण जोड़े मन जुड़े, खाए निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे, टप कतरी तो हो। कि कण कण जोड़ने से तो मन हो जाता है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा 40 किलो के लगभग होता है, तो वो हो जाता है। कण कण जोड़ने से बहुत सारा हो जाता है हमारे पास। कण कण जोड़े मन जुड़े, खावत निबरे सोए, और थोड़ा थोड़ा करके खाने से वो खत्म भी हो जाता है। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए दूसरी बात क्या बताई उन्होंने, बूंद बूंद ते घट भरे, कि एक एक बूंद डालने से घड़ा भर जाता है। टपकत रीतो होय, और एक एक बूंद टपकने से वो खाली भी हो जाता है। तो अपनी बात को पुष्ट इस प्रकार से किया गया। तो ये था दृष्टांत अलंकार, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अलंकार। जो अभी हम बात कर रहे थे भरत वाले उदाहरण की, भरत न हो ही राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करने, क्षीर सिंधु बिल गाए। ये भी 2015 में जो प्रथम श्रेणी की परीक्षा लगी थी उसमें भी ये आया था। आते रहते हैं इनमें से दृष्टांत अलंकार। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतिम जो कक्षा 12 के सिलेबस में जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण की हम बात करेंगे। मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण कैसा अलंकार होता है, ये पाश्चात्य अलंकार है और हिंदी में इसको ग्रहण कर लिया गया है। देखो, जब कोई प्रकृति परक वस्तु कैसे, जैसे पत्थर है, नदी है, संध्या है, उषा काल है, पेड़ पौधे हैं, खेत खलिहान हैं, ये सब प्रकृति परक वस्तुएं हैं। और इन पर यदि मानव सुलभ गुणों का आरोप कर दिया जाए, यानी मनुष्य जैसे काम करता है वैसे काम यदि इनके द्वारा भी किया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मनुष्य क्या करता है, सोता है, पानी पीता है, खाना खाता है, वैसे काम करते हुए इनको दिखा दिया जाए या बता दिया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी क्या परिभाषा बन जाएगी, प्रकृति परक वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों का आरोप। यानी प्रकृति परक जो वस्तुएं हैं उन पर मानव सुलभ गुणों का यदि आरोप कर दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यदि परीक्षा में आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आप यही लिखेंगे, यानी जो काम मनुष्य करता है वैसा ही काम यदि इन प्रकृति वाली चीजों को करते हुए दिखा दिया जाए। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, अब ऐसे बता दिए पत्थर पानी पीते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। तो मानवीकरण में प्रकृति परक वस्तुओं पर मनुष्य जैसे काम करता है वैसे काम करते हुए उनको दिखाया जाए, उनका आरोप किया जाए, तो मानवीकरण होता है। ये अंग्रेजी का अलंकार है, अंग्रेजी का अलंकार है और इसे हिंदी में अपनाया गया। अंग्रेजी का अलंकार कह सकते हैं हम इसको, हम ये भी कह सकते हैं पाश्चात्य अलंकार है। पाश्चात्य अलंकार है और इसको अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया, इसको पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है। और हिंदी में जो छायावादी कवि हैं, छायावादी कवियों ने इस अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। छायावाद ने ही मानवीकरण को प्रसिद्धि दिलाई, प्रसिद्ध बना दिया हिंदी साहित्य में। तो इसके एक दो उदाहरण देखेंगे हम। तो सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। देखो, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, कि जैसे समुद्र है और धरती है, उनका मानवीकरण कर दिया। समुद्र को तो किस प्रकार बता दिया, सेज सैया की तरह बता दिया, और धरती को वधु की तरह बता दिया। इस प्रकार एक नववधु होती है
अपनी सैया पर बैठी रहती है, संकुचित सी, शर्माती सी बैठी रहती है। उसी प्रकार धरती जो है उसके लिए सेज बताया समुद्र को, कि समुद्र उसके लिए एक सेज है और वो संकुचित होकर बैठी हुई सी है। तो धरती का और समुद्र का क्या कर दिए हैं, मानवीकरण कर दिया। जिस प्रकार मनुष्य बैठा रहता है, शर्माता है, उसी प्रकार धरती को बैठे हुए शर्माते हुए दिखाया। तो ये क्या है, मानवीकरण है। एक और देखेंगे, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। देखो, जैसे मनुष्य होता है उदास हो जाता है, कभी प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उषा काल, उषा जो है उसको क्या बताया कि उदास आती है। जब वो आती है तो उदास होकर आती है, और जब वो जाती है तो उसका मुख पीला हो जाता है। तो वास्तव में तो उषा काल का वर्णन है, लेकिन उसको मनुष्य की तरह दिखाया कि उदास हो जाती है, पीला मुंह हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, मानवीकरण होता है। इसी प्रकार हम एक आध उदाहरण और देखेंगे। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही, कि बादल हो रहे हैं, ऐसा आसमान है, उससे उतर रही है कौन, संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस संध्या को क्या बता दिया, एक सुंदरी बता दिया, परी की समान सुंदर उसको बता दिया। और क्या हुआ, जैसे हम लोग कहीं से उतर रहे हैं, उतरते रहते हैं धीरे धीरे, उसी प्रकार संध्या है वो एक सुंदरी की तरह है, और वो भी धीरे धीरे उतर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जितने भी उदाहरण हमने देखे, उनमें एक ही बात है कि प्रकृति परक वस्तुओं को मनुष्य की तरह काम करते हुए, मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये मानवीकरण अलंकार होता है। तो हमने जितने भी जो अलंकार आपके कोर्स में थे वो पढ़ लिए हैं, और इनका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तो आपको ये अलंकार जो कक्षा 12 के विशेष हिंदी के कोर्स में है वो हमें आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे आने वाली कक्षाओं में अनिवार्य हिंदी के अलंकार भी पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।